हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम बात करेंगे, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट डे, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हमने क्या देखा था? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जो रिवोल्ट जो था वो 1857 में स्टार्ट हुआ था। जो हम फ्रीडम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं बेटे, हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1857 में हुई थी। 1757 में जो थे वो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे। उसके 100 साल के बाद यानी कि हमारे इतिहास का ये एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। हमारे इतिहास में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है इसको। पहली बार जो था वो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की गई थी। ये जो लड़ाई जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई। इसका जो एपी सेंटर, इसका जो मेन सेंटर माना जाता है वो मेरठ माना जाता है। मेरठ कैंटोनमेंट में इसमें जो था वो सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। इसीलिए इसको सिपाही मुटनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो था वो सिपाहियों के द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। तो ये लोग क्या थे बेटे? ये लोग जो थे वो सिपाही जो थे वो रातों रात जो थे वो कहाँ पहुँचे थे? मेरठ से ये लोग दिल्ली आ गए थे। यमुना क्रॉस करके रिवर यमुना से एंटर होकर रेड फोर्ट पहुँचे थे ये। वहाँ पर जो मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, जो सबसे सीनियर राजा थे, काफ़ी एज्ड थे, इन्होंने उनको अपना मेन लीडर माना था, जिनको कि बहादुर शाह जफ़र को शहंशाह हिंदुस्तान के नाम से प्रोक्लेम किया जाता था। तब इन्होंने मेन बात क्या की थी? सिपाहियों ने उस समय क्या कर लिया था? दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया। बहुत सारे इंग्लिश मैन को मार भी दिया था इन्होंने, और बहुत सारे पब्लिक ऑफिसेज़ में तोड़ फोड़ भी की थी इन्होंने। ये हम लोग पहले कर चुके हैं, इसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ था बेटे? सोल्जर्स के द्वारा ये जो रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था, उसके बाद ये था डिफरेंट पार्ट ऑफ सेक्शन सोसाइटीज़ ने पार्टिसिपेट करना इसमें स्टार्ट कर दिया था। कौन कौन से थे वो सोसाइटीज़ के? पीजेंट्स ने, आर्टिशियन ने, सोल्जर ने, एजुकेटेड इंडियंस ने, और बहुत सारी इंडियन रूलर्स ने जो था वो ज्वाइन इसमें हाथ मिला लिया था। और मेन बात जो क्या थी, हिंदू और मुस्लिम वो भी इकट्ठे हो गए थे फॉरेन डोमिनेशन को दूर करने के लिए, उसको अलग करने के लिए। उसके बाद हमने देखा था बेटे, उसमें फर्स्ट वीडियो में क्या था, इसको किस नाम से जानते हैं? द अपराइजिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड सिपोही मिटनी हमने देखा था। या फिर इसको क्या बोला जाता है? हिस्टोरिकल, इसको इतिहासकार इसको किस नाम से जानते हैं? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कहते फर्स्ट टाइम था जब सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग, यानी सभी धर्म जाति के लोग जो थे वो, सभी वर्गों के लोग, सभी काम करने वाले लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए थे और उनने फॉरेन डोमिनेशन को हिला दिया था एक बार। तो इवन सिंस द ब्रिटिश हैड सैंड फुट ऑन द, जब से कहते भारतीयों ने हमारे देश के ऊपर पैर रखा था, फुट ऑन इंडियन सॉइल, द मेन एम क्या था ब्रिटिशर्स का? वाज टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ अवर कंट्रीज़, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। 1757 के बाद 100 साल के बाद जो था वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ पहली बार ये आवाज़ उठाई गई थी। इसके अब हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या कॉजेज़ क्या हैं, क्या कारण थे जिसकी वजह से लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो गए थे। सबसे पहले हमारे कॉजेज़ हैं पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकल से क्लियर हो रहा है राजनीतिक कारण। वैसे मैंने आपको वीडियो भेजी थी, उस वीडियो में आपने देखा होगा इकोनॉमिक कॉजेज़, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़, उसके बाद थे इसके मिलिट्री कॉजेज़ एंड इमीडिएट कॉजेज़। लेकिन हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या हैं। पॉलिटिकल किससे रिलेटेड होंगे? राजनीति। राजनीति किससे रिलेटेड होगी? राजा से रिलेटेड। तो उस समय के राजा या नवाब्स को क्या क्या प्रॉब्लम आई जिस वजह से उनको रिवोल्ट करना पड़ा। द रिवोल्ट वाज द आउटकम ऑफ द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट दैट हैज़ बीन बॉइलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो अंदर से लोग कहते गुस्से से पहले जल रहे थे, उबल रहे थे, वो यही एक टाइम था कि लोग उनके खिलाफ हो गए। द इंडियन सिपाही वर डिससेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट मैटर टू दैम। कहते भारत के जो सिपाही थे जो बहुत ही परेशान थे ब्रिटिशर्स के साथ, जो उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता था, इस बात को लेकर जो थे वो भारत के सिपाहियों ने उनका विद्रोह कर दिया था। इंडियन रूलर, भारत के जो ये थे रूलर थे, शासक थे, कौन कौन? जैसे बहादुर शाह जफ़र, तांत्या टोपी एट ग्वालियर। ये नोट करना है बेटे, मैप में आ जाता है आपको। किसने कहाँ से रिवोल्ट किया था? बहादुर शाह जफ़र ने दिल्ली से किया था, तांत्या टोपे ने ग्वालियर से किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, एंड नाना साहब कानपुर से किया था। हैड पर्सनल स्कोर्स टू सेटल विद द ब्रिटिश। उनकी पर्सनल जो थी इशू थे
क्या थे, जैसे बहादुर शाह जफर दिल्ली पे राज करना चाहते थे, तांजा टोपे चाहते थे ग्वालियर उनको मिल जाए, रानी लक्ष्मीबाई जानती थी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उसी तरह नाना साहब चाहते थे कि मैं कानपुर नहीं दूंगा, यानी कि पर्सनल इशू थे। तब उनके उस समय जो थी वो नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, भारत को नहीं चाहते थे वो आज़ाद कराना, क्या चाहते थे वो अपना पर्सनल अपनी स्टेट वापस चाहते थे ब्रिटिशर्स से। दे लेड द रिवोल्ट टू देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज के लिए उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था। द कॉमन पीपल ऑफ दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर एंड अदर प्लेसेस हैड टू नैरो एम्बिशंस ऑफ पावर और मनी, दे वांटेड टू एंड द फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन। जो आम जनता थी दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर की या दूसरी जगह की, उनकी भी अपनी छोटी सी एम्बिशियस थी, क्या थी कि उनकी पावर या उनका मनी उनको वापस मिल जाए, वो फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन का एंड चाहते थे। द पॉलिसी ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ, कौन सी देखो पॉलिसी हुई थी उस समय, लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने क्या था एक पॉलिसी में अमेंडमेंट की थी, क्या थी वो पर्टिकुलरली द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। लैप्स होता है बेटे ख़त्म होना, विलय होना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या थी ये क्या थी, जिस भी राजा के बेटे अपना हीयर, अपना नेचुरल हीयर यानी कि अपना बेटा नहीं होता था, यानी कि वारिस नहीं होता था, उसकी जो टेरिटरी होती थी, उसका जो राज्य होता था, उसको ब्रिटिशर्स अपनी टेरिटरी में मिला लेते थे। यानी जो भी राजा अपने वारिस के बिना मर जाता था उसको गोद लेने का अधिकार नहीं था, अडॉप्शन का राइट नहीं था उसको, वो अडॉप्ट नहीं कर सकता था बच्चे को, उसके राज्य को ब्रिटिशर्स अपनी टेरिटरी में मिला लेते थे। लैप्स मीन्स विलय कर लेना, उसको अपने राज्य में मिला लेते थे। क्रिएटेड फियर एंड रिसेंटमेंट अमंग इंडियन रूलर्स, कहते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ने इंडियन रूलर्स के अंदर एक डर पैदा कर दिया था, बेचैनी पैदा कर दी थी। They were not allowed to adopt heir to throne. Heir होता है वारिस, throne होता है राज्य के लिए, सिंहासन के लिए। वो जो थे वो अपने राज्य के लिए किसी को गोद नहीं ले सकते थे। This policy ensured that those kingdom where the king did not have natural heir, वो राज्य जहाँ पर राजा का अपना वारिस नहीं होता, would be taken over by the Britishers after the demise of the king. राजा की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स उसको अपनी टेरिटरी में मिला लेंगे। It is believed that if the British would have not snapped the compensation that king, ब्रिटिशर्स क्या करते थे उस राजा को वुड नॉट हैव द स्नैप, उसको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता था, जैसे पेंशन वगैरह नहीं दी जाती थी, और क्या पेंशन वगैरह भी नहीं दी जाती थी किंग, एंड वर पेड अर्लियर इन रिटर्न ऑफ द शेयर ऑफ गवर्नमेंट, जो पहले गवर्नमेंट शेयर देती थी वो भी। द किंग वुड नॉट हैव ज्वाइन द रिवोल्ट, वो राजा जो था वो उसको रिवोल्ट को ज्वाइन भी नहीं कर सकता था, जो ऐसा कोई राजा होता था। ये माना जाता था अगर कोई ऐसा राजा है तो उसके राज्य को छीन लिया जाएगा, उसको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलेगी, और उसको जो है वो रिवोल्ट भी ज्वाइन नहीं कर सकेगा। द ब्रिटिश साइन मैनी ट्रीटीज विद द किंग्स ऑफ नवाब एंड बट वायलेटेड देम एज पर देयर कन्विंस। और दूसरी बात क्या थी, ब्रिटिशर कहते हैं इंडियन रूलर्स के साथ बहुत सारी ट्रीटीज़ क्या होती हैं, संधि, समझौते साइन करते थे, लेकिन नवाब्स के साथ, राजाओं के साथ, लेकिन वायलेट देम उसको तोड़ देते थे एज पर दियर कन्विंस, जैसे उनको ठीक लगता था उसके हिसाब से उसको तोड़ देते थे। वन सच ट्रीटी साइंड विद अवध वाज सब्सिडी अलायंस इन 1801, एक ऐसी ही ट्रीटी थी जिसको सब्सिडी अलायंस बोला जाता है। सब्सिडी अलायंस क्या होता है, द नवाब वाजिद अली was compelled to accept the permanent British army within the territory and to pay a subsidy allowance। क्या करते थे बेटे सब्सिडी अलायंस में, क्या करते थे, जैसे अगर किसी राजा को लगता था कि दूसरा राजा मेरे ऊपर हमला करेगा तो क्या करता था, ब्रिटिशर्स के साथ एक अलायंस साइन करता था, जिसमें ब्रिटिशर क्या करते थे अपनी सेना उसकी टेरिटरी की रक्षा के लिए भेजते थे। तो इसी तरह कहते हैं उसने किसने रखी थी, परमानेंट ब्रिटिश आर्मी उसने अपने उसमें राज्य में रखी थी नवाब वाजिद अली ने मेंटेनेंस के लिए। तो उसके बदले में उसको जो था वो राजा को, ब्रिटिशर्स को बहुत सारा पैसा देना पड़ता था। सब्सिडी हैड ए स्टेशन एंड ए रेजिडेंट इन द कोर्ट विच रिड्यूस द पावर ऑफ द नवाब। जब ब्रिटिशर्स की सेना वहाँ पर रहेगी तो नवाब की पावर्स कम हो जाएंगी नेचुरली। ग्रेजुअली द इंडियन लोस्ट ऑल ट्रस्ट इन द ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से जो इंडियन रूलर्स थे वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अपना विश्वास खोते जा रहे थे। अवध हैड बीन एन एलाई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नियरली ए सेंचुरी।